आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। तकरार सनम के साथ आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में हम सियासत और हालात के मुख्तलिफ पहलुओं पर ज़रूर नज़र डालेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब, रियासत की सियासत में जिन्हें सियासत कहें तो विरासत में मिली है। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रियासत के कद्दावर लीडर और उनकी गोद में पले हैं, सियासत वहाँ से सीखी है और नवासे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के। मरहूम ग़ुलाम अहमद शाह के फ़र्जंद हैं और सियासत में इनके वालिद का नाम रियासत की तारीख़ में सुनहरी दौर से लिखा भी जाता है। लेकिन अब ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर हैं। इनकी वालदा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चला रही है और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी कश्मीर की जो है उसके साथ इन दिनों 370 और 35A पर सियासत से लेके बचाने की बातें करते रहते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में सीधा सवाल बिना वक्त ज़ाया किए आपसे हम मुज़फ़्फ़र शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनम। पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, क्या मसले कश्मीर और उस पे आपका, आपकी जमात का, आपकी सिविल सोसाइटी का मौक़िफ़ क्या है? मसले कश्मीर हल तलब मामला है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ जब तक जम्मू कश्मीर के 5 खित्ते, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद, जब तक इन लोगों की राय इनसे ज़ाहिर ना की जाए, इनसे ना ली जाए, तब तक ये मामला दुरुस्त होने वाला नहीं है। 70 साल बायलैटरलिज़म हैज़ फेल्ड टू डिलीवर जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उसमें हमारे लोगों का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, बौद्ध, उनका अमल दखल नहीं है। इसलिए आपको ये मामला हल तलब है और उसको हल करना पड़ेगा। मसले कश्मीर आपका हल तलब है। आप मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गोद में पले बड़े हैं। मैं अभी कुछ देर पहले मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुछ वीडियोस देख रहा था। एसके जहाँ यहाँ के गवर्नर रहे हैं और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हलफ लेते हैं हिंदुस्तान के आईन पर और हिंदुस्तान की जो सालमियत है उसकी हिफाजत की कसम खा रहे हैं, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री हिंदुस्तान की। क्या मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गलत थे? जी नहीं। आपको जब हल्फ लेना है एज हेड ऑफ द स्टेट, उसमें इन्वोक किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप ये गलत बोल रहे हैं। वो हल्फ लेते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जब आप कहते हैं कि उन्होंने हल्फ लिया है हिंदुस्तान की सालमियत का, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान एक और आज मुल्क था, उसके साथ हमारा दफ़ा 370 के तहत मामला जुड़ा है, तो आपको हल्फ लेना है। किसी को सरकार चलानी है यहाँ पर। उस टाइम में हालात क्या थे? 1947-48 में जब उनने सरकार ली तो वो करना पड़ा, उसमें कोई गुनाह नहीं है। 1975 में 48 की मैं बात कर रहा हूँ। 75 में जो हल्फ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं जो पहला हल्फ लिया 1948 में जी। दूसरा हल्फ लिया 1975 में 75 और 75 का हल्फ तब लिया गया, मुझे खुद याद है, क्योंकि उस वक्त जितने भी हमारे दिल्ली में एम्बेसीज़ के एम्बेसडर्स, डिफरेंट ममालिक के, बिलखुसूस पाकिस्तान के लोग भी, अपने हाई कमिश्नर्स वगैरह, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे और बांग्लादेश का क़याम आया था और उस वक्त उन सब ने ज़बरदस्त एक प्रेशर उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पे आया, शेर कश्मीर पे आया। और आंजानी भुट्टो साहब ने खुद संदेशा भिजवाया हाई कमिश्नर के थ्रू कि शेख साहब, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कश्मीर को बचाने के लिए। मैं चश्मदीद गवाह हूं उस चीज़ का। आप चश्मदीद गवाह हैं। तारीख़ के बहुत से राज आपके पास हैं। 1975 का अकार्ड जो है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजबूरी थी या इक़्तिदार की लालच? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कभी इक़्तिदार की लालच थी ही नहीं। वो बादशाह जने थे, बादशाह रहे और बादशाह गुजर गए। उनके लिए इक़्तिदार बहुत छोटी सी एक चीज़ थी, तो मजबूरी थी। चीफ मिनिस्टर का पोस्ट उनके लिए, उन्होंने उस वक्त बहुत से लोग, देखिए ये डिबेटेबल, बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, लेकिन आप मुख्तसर ना 53 से 75 तक ऑलमोस्ट 90 आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुई थी। कुछ नहीं रहा था उधर। 52 का एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका था
उसको दोबारा सामने लाने के लिए, दोबारा उस पर नजरसानी करने के लिए। और जो उस वक्त यहाँ की सिचुएशन थी, जम्मू कश्मीर की स्टेट की सिचुएशन अबतर थी। मेरा ट्रेड कहीं नहीं था, मेरा टूरिज्म कहीं नहीं था, जम्मू कहीं नहीं था, लद्दाख तो कहीं था ही नहीं। बहुत से चंद फैमिलीज यहां पे थी जो बिजनेस को कंट्रोल करती थी, चंद फैमिलीज। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सामने आए, उन्होंने कमान संभाली और पूरा सब जो उस 5 साल में उन्होंने चेंज की, उसका अक्स आज भी आपको मिलता है। आज आप और मैं यहां पर बैठे हैं, स्टूडियोज हैं चारों तरफ, हमारे लोग दुनिया के हर किसी कोने में हैं, हर किसी खित्ते में हैं। एक तो शहरी कश्मीर ने 48 में आपको लैंड टू द टिलर करके दिया, हमारे पास पजामा नहीं था लगाने को, कलम नहीं था हाथ में, बेगार थी। चलिए, उसको छोड़कर उन्हें 75 में दोबारा एक सिस्टम दिया, कश्मीर को सिस्टम दिया, टूरिज्म से भरपूर कर दिया, इधर कश्मीर को खड़ा कर दिया, बच्चों को खड़ा किया, कॉलेजेस में एक नई एजुकेशन पॉलिसी सामने आई। जम्मू की इंडस्ट्रियल बेल्ट जो आज आप देख रहे हैं, शेरी कश्मीर की मरोनी मिन्नत है। लद्दाख को खड़ा कर दिया, लद्दाख को गिनते ही नहीं थे कहीं, वो 3 महीने खुला रहता था वो वहां का मामला। आज वो हमसे कह रहे हैं कि नहीं, हमको आप जम्मू और कश्मीर से अलग कर दीजिए, हम यूनियन टेरिटरी में जाना चाह रहे हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू और कश्मीर मालूम ही नहीं है, बीजेपी को भी शायद मालूम नहीं, आरएसएस को भी मालूम नहीं है। अब वक्त है, इसमें बहुत से मुद्दे इशू डिस्कस करने आपके साथ, आपकी सियासत बहुत बड़ी है। आपसे एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इल्ज़ामात मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ख़ानदान पे लगे, इक़्तिदार के हवाले से बताया गया कि यहाँ ख़ानदानी राज चलता रहा है। ख़ानदानी राज की एक मिसाल मैं ये भी दूँगा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक स्टालबार्ड थे, टॉप लीडरशिप थे, और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दामाद यानी आपके वालिद साहब की कद के पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन जब इक़्तिदार की मुंतकली आई ख़ानदानी राज की, लोग तब चाहते थे कि जीएम शाह साहब इक़्तिदार की कुर्सी पर आना चाहिए, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद। लेकिन इक़्तिदार की कुर्सी मुंतकिल की गई तो फ़ारूक अब्दुल्ला को मुंतकिल हुई। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का वो फैसला सही था, गलत? सही। हकदार को हक ना मिले, सही कहाँ से होगा? इसमें बात ये थी, मेरे वालिद मोहतरम जी, क्योंकि सौम सलात के शेर कश्मीर की तरह, बेगम साहिबा की तरह बहुत पाबंद थे, हमारे पूरे घर की तरह। और बार बार शेर कश्मीर उनसे पूछते थे कि आप, अब ये मेरी उम्र अब शायद ज़्यादा नहीं है, आप इस चीज़ को संभालिए। शाह साहब को कहते थे जी। और शाह साहब उनसे एक ही बात करते थे कि जब तक आप जिंदा हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपकी कुर्सी की तरफ देख भी नहीं सकता हूं। जी। और उन्हें देखा भी नहीं। बिल्कुल। फारूक साहब में उनका एक करिश्मा था, आप वो नहीं भूल सकते हैं, उसको जुटला नहीं सकते हैं। उनमें शेरी कश्मीर की थोड़ी सी शख्सियत भी थी। तो पार्टी ने मान लिया कि अगर शाह साहब सामने नहीं आ रहे तो कौन जो उसको संभाल के रख सकेगा। बिल्कुल, आपकी बात पॉइंट में नहीं, पॉलिटिकली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर एक कन्वेंशन करके उनको लीगली हमारे आईन के तहत मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट किया। शाह साहब ने नाम प्रपोज किया, जीएम शाह ने नाम प्रपोज। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने कहते हैं, मैं साथ लाऊंगा, मगर शेरी कश्मीर मरते दम तक उनसे फिर इल्तिजा करते हैं। मैंने सुना है कि देखिए फारूक उस तरह का नहीं है, कुर्सी आप संभालिए। फारूक सियासत, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, आप उसको सिखला सकते हैं, मेहरबानी करके आप गवर्नमेंट संभालिए। 8 सितंबर को उनकी वफात हुई। 7 सितंबर रात को 2 बजे भी उन्होंने कोशिश की कि जीएम शाह सुबह इक़्तिदार या अपने गवर्नर हाउस जाए और वहां के, उन्होंने तब भी इनकार कर दिया। चलिए मानते हिस्ट्री, छोड़ दिए इस चीज को, छोड़ दो, थोड़ा सा इससे कोरिलेटेड है। बोलिए। फिर जीएम शाह साहब ने जो इक़्तिदार लिया, चीफ मिनिस्टर यहाँ की बनी, जिससे कहते कुछ लोग कहते हैं ने फारूक सरकार को टॉपल किया, वो फैसले, उस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? बहुत ही दुरुस्त फैसला था वो,
बदकिस्मती से जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलना था वो नहीं चल पाई, ये हम सब मानते हैं। और मजबूरन वो मामला सामने लाना पड़ा क्योंकि उस वक्त कांग्रेस मुफ्ती सईद साहब की शेप में एकदम तैयार थी उसी वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे हड़प करने के लिए। गुलाम मोहम्मद शाह सामने आया, उसने उस प्रोसेस को रोक दिया और उस प्रोसेस को रोका, इस तरह से रोका, खूबसूरती से रोका कि उस प्रोसेस को आज भी याद करते हैं। कुछ सियासी हरीफ आपके, वो उनका कहना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इल्ज़ाम उनका है कि नई दिल्ली ने बार बार यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की और लोगों कश्मीरी लीडरान को इस्तेमाल किया गया। सही है। तो कुछ लोग जो सियासी हरीफ है मरूम जीएम शाह साहब के, उनका ये कहना है कि जीएम शाह को भी तब इस्तेमाल किया गया डिवाइड एंड रूल के लिए। जी, उन्होंने डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल किया। मिसेस गांधी ने, सुनिए मैं बताऊं आपको, मिसेस गांधी ने शाह साहब से कहा, देखिए शाह साहब, हमसे शायद एक चूक हो गई, मैंने भी उस वक्त बहुत जबरदस्त प्रेशर किया शेर कश्मीर पर, जब जिसको आप बैटल ऑफ सक्सेशन कहते हैं। ठीक, हो गया। अब चूंकि मुझे पता है कि आप एक यहां के दिग्गज एडमिनिस्ट्रेटरों में से एक हैं, या शायद यू आर द नंबर 1 एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मेरा इतना ही मानना है कि जितने जो मैं आपको यहां से फंड्स दूं उनका सही इस्तेमाल हो। तो शाह साहब ने उनसे एक बात कही, देखिए मैडम, एक फिल्म के 2 डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, मैं आपकी सपोर्ट लूंगा, बट आपकी पार्टी का कोई मेंबर मेरी सरकार में शामिल नहीं होगा। आई विल रन द एडमिनिस्ट्रेशन एज आई फील। अगर आपको मंजूर है ये बात हो जाएगी। और वही हुआ। और शाह साहब हमेशा ये बोलते थे कि कश्मीर, यहां की सिचुएशन, यहां की पॉलिटिकल जो हमारी कंपल्शंस हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स आर अ डिजास्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और वो प्रूव हो रहा है आपको। उन्होंने 2 साल हुकूमत की, वो आज भी याद की जाती है। आप कोलिशन की बात कर रहे हैं, अब कब यहाँ पे वो जो 70 सीटों वाला मामला हो सकता है, अब तो पॉसिबल ही कभी नहीं है। अब तो हर गली में लीडर निकले हैं, हर मोहल्ले में वो इसलिए निकले बदकिस्मती से, सनम आपकी चैनल की वफादत से। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटी, ये नहीं कि जिस दिन 84 हुआ उस दिन तो सरकार चेंज हुई, जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से हुए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनी। बदकिस्मत थी हमारी रियासत। जिस दिन से वो हिस्सा हुआ उस दिन से कश्मीर नहीं संभला है, आज तक नहीं संभला है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस यूनाइट नहीं हो सकती है? हो सकती है, कोशिश हो रही है। क्यों नहीं हो सकती है? कोशिशें करें हम। 1-2 बार हुई है, डॉक्टर साहब ने खुद की है, मैं एतराफ करता हूं। आपने नहीं की? अभी नहीं है कोई चांस? अभी मुझे कुछ उसका इल्म नहीं है। कोशिश जब है तो उसका कोई इल्म नहीं है अभी, कोई कोशिश नहीं। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह आपने कहा कि यहाँ डिवाइड हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो डिजास्टर था, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर हम जानना चाहेंगे। आज यहाँ पे कश्मीर की पॉलिटिक्स, पहले जम्मू कश्मीर नहीं, हम कश्मीर की करें, यहाँ PDP है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ कांग्रेस है, यहाँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ फ्रंट वगैरह हैं, यहाँ इतने सारी चीज़ें हैं, ये कभी यूनाइट हो सकती है? जब यूनाइट नहीं होंगे तो फुल मेजॉरिटी कब मिलेगी? यही तो प्रॉब्लम है सर, यही चीज़ आप लोगों को, हम सबको यही देखना है कि जो भी हो, आप उसको मरकज़ कहें, आप उसको RSS कहें, BJP कहें, जो भी कहें, उन्होंने एक काम बहुत ही अच्छा कर लिया जिसमें हम सब लोग जिम्मेवार हैं उस फेलियर के। उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले लीडर पैदा किया है। कल अगर आपको, ये छोड़िए हुकूमत आती है जाती है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बहुत सी देखी है हमने, देखेंगे भी आगे, बनाएंगे भी शायद, हो सकता है जल्दी। मगर जो हमारी
पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन बनी है इस वक्त, जब आपको कभी कल परसों कश्मीर के मामले पे बातचीत करनी होगी, आपके पास इतने प्लेयर्स हैं कि वो बातचीत कामयाब ही नहीं हो सकती। बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। इतने प्लेयर हैं, इतने खिलाड़ी हैं मैदान में। आप देख रहे हैं सनम के साथ तकरार में एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। मुजफ्फर अहमद शाह साहब हमारी तकरार में आज के मेहमान। तकरार वाले सवाल लो जवाब का सिलसिला, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। सिमटैक नंबर 1 है, इसे जो ले जाए बार बार मंगाए। सिमटैक सीमेंट, हो सिमटैक सीमेंट, तोड़ने से भी न टूटे इसका जोड़, रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटैक सीमेंट। सख्त सर्दी में काम जारी रखने के लिए सिमटैक सीमेंट आपके लिए पेश करता है 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, जो निहायती मुनासिब कीमत पर बाजार में दस्तयाब है। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटैक सीमेंट। चलिए खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद मुजफ्फर अहमद शाह साहब तकरार में, और मुजफ्फर शाह साहब जिस तरह आपका अभी कहना है, फिर यहाँ हर मोहल्ले गली में लीडर बने हुए हैं, आप भी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके हैं, आप भी तो फिर उसी खाते में दर्ज होते हैं जी। तो आप अपनी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप करेंगे? ये बात कहूँ कि प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी थी अनडिवाइडेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं उसका एक शाख हूँ, एक हिस्सा हूँ। वापस जाएंगे? मैं दोबारा एक सवाल आपसे पूछूंगा, अगर शाख हैं आप, अनडिवाइडेड, अगर यूनाइट जो जिस वक्त ये डिवीजन हुआ उसके पीछे एक हिस्ट्री थी। ये ऐसा ही नहीं हुआ कि जीएम शाह को जी सरकार लेनी थी, फारूक अब्दुल्ला से ये हुआ वो हुआ। नो, हम मरकज की इंटरफेरेंस, आपको 370 को अगर उसके तहत आपको सरकार चलानी है और आपको डिक्टेशन नहीं लेनी है मरकजी सरकार की, तब मैं सुबह एएनसी को वाइंड अप करने की तजवीज़ पेश करूंगा अपनी प्रेसिडेंट को। अगर नहीं तब नहीं चलेगा। हमारी फेलियर आज तक क्यों हुई? 86 के बाद 89 तक ठीक ठाक था। डॉक्टर साहब की पहली सरकार, वो भी थोड़ा सा अपना एग्जर्ट करते थे। उसके बाद जब कोलेशन शुरू हुई तो आपने डिक्टेशंस ले ली। हम हम उस खाते से आए हैं। आपको लेनी पड़ेगी। आप जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार, नॉट नेसेसरी सर, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। कोलेशन में तो यहाँ पे, हाँ, मैं कोलेशन की बात, यहाँ फुल मेजॉरिटी सरकार आएगी नहीं। अब पब्लिक को ये सोचना है। देखिए, पब्लिक पीडीपी को वोट दे, पब्लिक एनसी को वोट दे, पब्लिक कांग्रेस को वोट दे, सरकार को तो डिवाइडेड मैंडेट ही होगा ना। अगर आप एक अच्छी टीम लेकर सामने आते हैं, या तो एक आम इंसान पर निर्भर है कि वो किसको चुनेगा। उन्होंने सबको परखा है, सुनिए, उन्होंने सबको परखा, तो क्या कहते हैं, हमको भी परखा है। आइंदा जम्मू कश्मीर एक नए बाब को खोला जा सकता है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुकान बंद, पीडीपी की दुकान, कोई जरूरी नहीं है दुकानें आप बंद करिए। नए फ्रंट की कल की बात करें, यहाँ एक नया फ्रंट बनने जा रहा था, आपने बड़ी मुखालफत की उसकी। क्योंकि उस फ्रंट का मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसमें मेरे अजीज़ ही हैं। हम सब कश्मीर में क्या हैं, या तो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, या एक दूसरे के दोस्त हैं, या सदियों से फैमिलीज के साथ चले आ रहे हैं, 24 घंटे मिले आ रहे हैं। इतनी सी जगह है। वो फ्रंट बन रहा है आरएसएस की पीठ पर, वो फ्रंट बन रहा है बीजेपी की पीठ पर। मेरा भाई सजाद वो बीजेपी की पीठ पर बना रहा है। इमरान अंसारी बीजेपी की पीठ पर बात करता है। वो कौन सा फ्रंट है? देयर इज नो फ्रंट। उन्होंने कहा गवर्नर को हमारे पास नंबर है। कहाँ है नंबर? कोई नंबर नहीं उनके पास। आप पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत भी कर रहे थे यूनाइट होने की जी, उसकी एक वजह थी। उनके पास नंबर था अभी। हाँ, जब उन्होंने इस तरह से पेश किया, जिस तरह से हमने उनको एक प्लेटफॉर्म बना के दिया था, उन्होंने वो नहीं माना। उन्होंने जिस तरह से पेश किया अपना नंबर, पीडीपी ने अपना नंबर जाहिर किया चिट्ठी से नहीं, उसमें उन्होंने लिखा कि कयास है कि गवर्नर को ये लिखा कि आपने वी ऑल नो उनके पास क्या नंबर है। देयर इज नो नंबर। वी नो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या नंबर है। एब्सोल्युटली नो नंबर, दे हैड नो नंबर। मैं कह रहा हूं आपसे कि आज की जो हमारी लीडरशिप है, इस वक्त की जो लीडरशिप थी, जिन्होंने ये कोशिश की, उन्होंने बचगाना हरकतें की हैं। हाउ कम? एब्सोल्युटली। देखिए, सिविल सोसाइटी ने आपको बोला कि सुनो भाई, हमको
बयान हल्फी दाखिल करना है खुदारा सुप्रीम कोर्ट में 35A की अर्जी है, 370 डिस्कस हो रहा है, और आज उसमें अब ऐड हो गया जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने की बात हो रही है। हमने उस वक्त बात की ऑन अ ब्रॉडर प्लेटफॉर्म दोनों जमातों से, तारिक आमी साहब से, हकीम यासीन साहब से, मैंने खुद की है, इनके MLAs से, मैं महबूबा मुफ्ती जी से खुद मिला अपनी सिविल सोसाइटी को लेकर, उनको बताया कि हमारे लिए इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट कि मेरा वहां पे सरकार का वकील खड़ा होना चाहिए। और लास्ट टाइम में जब हम वहां पर थे, सरकारी वकील खड़ा हुआ, उसने अपनी दलील बता दी उस लेडी के बारे के केस में, हम ऑलमोस्ट वो केस हार गए थे उस वक्त। और हमारे जितने भी लॉयर्स वहां पर थे, मेरा लॉयर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लॉयर, PDP का लॉयर, मुजफ्फर साहब, अपने मुजफ्फर बेग साहब, अपने बार एसोसिएशन के मेंबरान, कोई नहीं खड़ा हुआ वहां पर, किसी ने मुंह नहीं खोला। हमने कहा इनसे कि देखिए, आपको आज आपको सरकार बनानी है सिर्फ एक चीज के लिए, आप छोड़ दीजिए ये बात, पॉलिटिकल बैगेज को छोड़ दीजिए, आप इस बच्चे का देखिए जिसका फ्यूचर खत्म हो रहा है, आप इस बच्ची को देखिए, इस मां को देखिए जो एक सिंपल नौकरी के लिए, एक डेली वेजरी के लिए, आज हालत यह है सनम साहब हमारी कि हम अपनी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। हमने कहा इसलिए आपको इकट्ठे आना है क्योंकि हमारा लॉयर वहां पे होना चाहिए खड़ा, हमारा काउंसिल खड़ा होना चाहिए, हमको बयान हल्फी दाखिल करना है। हमारे पास तो गवर्नमेंट के पास तो इतनी लीगल एडवाइस बिल्कुल नहीं करते। अपनी सरकार का लॉयर, उसको एक डेफिनेशन, उसको एक दिया जाता है टास्क दैट यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स। हमने कहा इसलिए आपको यह बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम आ गया है, हमारा ये केस आने वाला है। तो जो फैसला फिर हुआ, सुने, महबूबा मुफ्ती भी हमसे मिली, मेरे छोटे भाई उमर ने मेरे से टाइम फिक्स किया और ऐन मौके पर उन्होंने मुझे कहा, धोखा दिया नहीं, मैं धोखे की बात नहीं करूंगा कि आज ये है वो, हम इधर जगह है, दावत है, वो है, ठूस है, फटास है, जो भी है, और वो मामला ऐसे दरे का दरा रह गया। और जब कल अपने दूसरे भाई साहब सजाद ने थोड़ा सा शुरू किया मुजफ्फर बेग साहब के साथ, तो रातों रात आपने ये मामला खड़ा कर दिया, ना आपके पास नंबर ना कुछ। और आज मुझे आप बताइए, मैं आपकी चैनल पे कह रहा हूं, 11 तारीख को आपका केस लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 11 जनवरी को। कहाँ है मेरे पास आज अपना ये स्टेट का काउंसिल? मेरा है नहीं, मेरी सरकार नहीं है। आई एम ऑन अ वेरी वीक विकेट इन द सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, नो सर, ही इज नॉट माई गवर्नमेंट। वो है ठीक है, वो सेंटर का नुमाइंदा है। गवर्नर इज नॉट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, दो ही हैज टेकन ओथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को जब हल्फ दिलाया गया, दे इन्वोक्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप समझ आइए ये बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पावर है, 370 में क्या पावर है, 35A में क्या पावर है। जब उस पर इस वक्त जबरदस्त अटैक आ रहा है, हम आज दोबारा फिर से जितने भी हम 10 आदमी वहां पर हैं पार्लियामेंट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट में, ANC है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, तारिक आमी साहब हैं, तारिक हमीद करा साहब हैं, और 5 मेरे सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं। मैं दोबारा उनसे आज फिर मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से डायरेक्टली इस बात पर बात करूंगा कि सर, एज अ सीनियर मोस्ट मेंबर हियर, प्लीज लेट अस सिट डाउन अगेन, वर्कआउट, हमको स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी पड़ेगी इस तारीख के लिए। वकील कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं किया उन्होंने, हमारे वकीलों ने उस वक्त। आपके 10 वकील, आप कहते हैं कि कुछ नहीं सर, कुछ जबान नहीं खोली किसी ने। तो ये क्या बहाना, वहां किस लिए जाते हैं फिर? ये पता नहीं, आपकी बात हम आपका वकील भी है ना उसमें? बिल्कुल सर, मैं अपने वकील को भी बात कहूंगा। एक बड़ा सीरियस मैटर है जो जनवरी में सामने आ रहा है। अगर 35A को लेकर, 370 को लेकर हम लुढ़क गए, मुझे आपके इलेक्शन को क्या अचार डालना है? आपके इलेक्शन को जाइए लड़िए, कहाँ लड़ना है, दैट इज देयर। चलिए लास्ट पे एक सवाल है। अब इलेक्शन वगैरह सब कुछ कश्मीर में प्रोसेस हो रही है, इलेक्शन भी हो रही है, कल जो डिसीजन भी हुआ उस पर भी आपका रिएक्शन मुख्तसर जानना चाहूँगा। और क्या आगे आप किसी, ये जो कल गवर्नर ने जो असम्बली को डिसॉल्व किया, उनका उस पर आपका रिएक्शन लाना चाहूँगा। और साथ साथ में क्या आप आगे कोई इलेक्शन लड़ने वाले हैं?
सुनिए। सत्यपाल मलिक जी ने ज़रूर वो ये चैनल देख रहे होंगे। उन्होंने जो फैसला लिया, मैं उसको दो तरफ से देखता हूँ। उन्होंने फैसला बड़ा दुरुस्त लिया। तो गवर्नर का फैसला सही था, लेकिन अब आगे दूसरी बात, जी, एक तरफ से सही था, दूसरी तरफ से उसने डेमोक्रेसी को छुरा भोंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास चिट्ठी एक थी, एक पार्टी प्रेसिडेंट की, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की। उनको बोलना चाहिए था, ओके कल आइए 4 बजे, अपने लोगों को साथ लाइए। सजाद साहब ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल आइए 4 बजे, मुझे दिखाइए। दैट इज डेमोक्रेसी। चलिए, लास्ट पे इलेक्शन लड़ने जा रही है आपकी जमात। पहले मैं 35A का मामला दुरुस्त करूंगा। 35A का मामला दुरुस्त किया, मैं इलेक्शन अखाड़े में हूं। नहीं हुआ तो नहीं हूं, इलेक्शन प्रोसेस से बाहर। चलिए मुजफ्फर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। GM शाह मरहूम के फर्जंद सियासत में, ख़ानदानी सियासत इन्हें विरासत में मिली है, और कश्मीर के मामलात को लेकर इनके वालिद के बारे में अक्सर लोगों की राय है कि बहुत ही दर्द था कश्मीर का, कश्मीरियों का, और इनके बारे में भी अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े बाप का बेटा बड़ा काम ही करेगा। तो शाह साहब, मेरे प्रोग्राम में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज का तकरार यहीं पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। दीजिए इजाज़त, रब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।